चलिए हम लोग सीखने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 61 पेरोल। राइट राइट। क्या सीखेंगे इसमें? मीनिंग ऑफ पेरोल, पेरोल का क्या मतलब है, इनेबलिंग पेरोल कैसे इनेबल्ड करेंगे टैली में। थर्ड, क्रिएटिंग मास्टर्स, तो पेरोल सिस्टम को जनरेट करने के लिए जो भी मास्टर्स की रिक्वायरमेंट होगी वो कैसे करेंगे, इसका एक अलग मास्टर्स, जैसे इन्वेंट्री मास्टर्स होता है, अकाउंटिंग मास्टर्स होता है। अकाउंटिंग मास्टर में अकाउंट से रिलेटेड लेजर ग्रुप, इन्वेंट्री मास्टर्स में स्टॉक आइटम्स, यूनिट, स्टॉक ग्रुप, स्टॉक कैटेगरी, ये सब क्या है, इन्वेंट्री मास्टर्स। अकाउंट्स ग्रुप, ये सब क्या है, अकाउंट्स मास्टर है। ठीक है, वाउचर टाइप्स, ये सब अकाउंट मास्टर्स है। उसी तरीके से एक मास्टर किसके लिए होता है सर, पेरोल के लिए होगा। किसके लिए होगा, पेरोल के लिए। फिर रिकॉर्डिंग अटेंडेंस एंड ओवर टाइम, किसी की भी अगर आपको सैलरी, पेरोल मतलब सर पूरे एक एम्प्लॉय को हायर करने में जो भी कॉस्टिंग लग रहा है उसको एक जगह एंट्री करना, राइट। तो किसी भी एम्प्लॉयज के सैलरी बनाने के लिए, किसी भी एम्प्लॉय को सैलरी बनाने के लिए क्या चीज़ की ज़रूरत होती है सर, उसका अटेंडेंस पता होना चाहिए हमें कि उस महीने में कितने दिन आए। दूसरा, अगर ओवर टाइम भी अगर किसी को हम पे करते हैं तो ये भी पता होना चाहिए कि किस बंदे ने ओवर टाइम किया है। सारी बात समझ में। फिर क्या आता है, पेरोल वाउचर्स, क्या आता है, पेरोल वाउचर्स, पेरोल की वाउचर्स की एंट्री करना। ठीक है, एंड उसके बाद जो रिपोर्ट्स होते हैं वो, क्लियर है सारे लोग, इतनी चीज हम लोग सीखे। पहले पेरोल का मतलब समझ लेते हैं, व्हाट इज द पेरोल। पूछते हैं लोग कि आप कितने रुपए के पेरोल पे हो, इस जॉब में पेरोल आपका कितना है, राइट। तो पेरोल मतलब क्या होता है, पेरोल रेफर्स टू द अमाउंट पेड टू द एम्प्लॉय फॉर सर्विसेज दे प्रोवाइडेड ड्यूरिंग अ सर्टेन पीरियड। एक एम्प्लॉयज को हायर करने में उसको जितना हमें पे करना पड़ता है, जो भी अमाउंट पे करते हैं, चाहे वो सैलरी के रूप में हो, चाहे वो डीएनएस के अलाउंसेस के डीए के रूप में हो, चाहे टीए के रूप में हो, ट्रैवलिंग अलाउंसेस, चाहे वो ग्रेचुटी हो, परक्यूजिटी हो, पीएफ हो, जो भी हो, टोटल मिला के जो अमाउंट होता है दैट इज कॉल्ड पेरोल। क्या लिखा है, इट इज द सम ऑफ all financial records of salaries for an employee, wages, bonuses and deduction. Payroll is integrated in Tally Prime with the flexibility of creating pay heads and defining the chronology of the heads in the structure of a payroll. Following are the payroll details of SK and Company. एक कंपनी है जिसका नाम क्या है, SK and Company, जिनका पेरोल सिस्टम क्या है, एम्प्लॉय का डिटेल से ही बता रहे हैं क्या है सर, एम्प्लॉय नेम और एम्प्लॉय ग्रुप। एक बंदा है जिसका नाम क्या है, सुमित कुमार, दूसरे का बंदा क्या है, नाम है करण कुमार, और दोनों क्या है, स्टाफ है। फिर उसके बाद थर्ड नंबर कौन है, राहुल कुमार, अनिल कुमार, ये दोनों क्या है, वर्कर है। मतलब दो स्टाफ है और दो क्या है, वर्कर है। ओके सर जी, हाँ वेरी गुड। कोई बताएगा स्टाफ, वर्कर एंड एम्प्लॉय में क्या अंतर है? सेम है कि एक अलग अलग है? अलग अलग है पक्का, क्या अंतर लग रहा है? ठीक है, माइक दो भाई, माइक दो, माइक दो। अरे तो अरे आपको क्या पता चलेगा कौन सुन रहा है और क्या नाम है आपका, आप टेंशन क्यों लेते हो आप लोग, बताओ। चलो और कोई गेस करो आप लोग, स्टाफ और वर्कर में क्या अंतर है, या स्टाफ एम्प्लॉय वर्कर में क्या अंतर है? हम्म? देखिए, एम्प्लॉय एक वाइडर टर्म्स है जिसके अंदर स्टाफ भी आते हैं और वर्कर। मेरा ऐसा मानना है, लाइक कहीं ये सब चीज़ें रिटर्न देखने को नहीं मिलता है,
एम्प्लॉय एक वाइडर टर्म है सर, जिसमें स्टाफ और वर्कर। स्टाफ क्या होते हैं? पूरे 1 मंथ जो स्किल्ड बेसिस पे वर्क करते हैं। किस बेसिस पे वर्क करते हैं? स्किल्ड। उनका काम स्किल बेसिस रहता है। 1 महीने काम करते हैं, फिर सैलरी दे दिया जाता है। दैट इज कॉल्ड स्टाफ। और वर्कर जो होते हैं वो डेली वेजेस, मतलब जो स्किल्ड बेसिस पे काम नहीं कर रहे हैं, नॉन स्किल्ड वर्क करते हैं, जिनको हो सकता है डेली हमें पे करना पड़े, वीकली पेमेंट करना पड़े, वो क्या कहलाते हैं? वर्कर। तो डेली वेजेस टाइप के लेबर्स क्लास, वो क्या है हमारे यहाँ? वर्कर है, जिनका मेन काम स्किल्ड बेसिस वर्क नहीं है, नॉन स्किल्ड वर्कर है, तो उन्हें क्या बोलते हैं? वर्कर। तो यहाँ 2 वर्कर है और 2 क्या है? स्टाफ। स्टाफ कौन कौन है? नाम देखिए क्या है स्टाफ का। सुमित कुमार, करण कुमार, सर नाम से ही स्टाफ लग रहे हैं। और राहुल कुमार एंड अनिल कुमार, ये दोनों क्या है? सर वर्कर। फॉलोइंग आर द सैलरी डिटेल्स, उनके सैलरी डिटेल्स के बारे में ये सारी चीजें लिखी हुई कि उनको हम क्या क्या सैलरी दे रहे हैं। इसमें आपको कई नए टर्म्स सीखने को मिलेंगे। पहला क्या लिखा हुआ है सर? बेसिक सैलरी। क्या मिल रहा है उनको? बेसिक सैलरी, जो कि कैलकुलेट होता है ऑन द बेसिस ऑफ मंथ ऑफ 26 डेज। सर 1 महीने में तो 30 दिन होता है, यहाँ 26 डेज मतलब? बोल यस सर। 26 वर्किंग डेज कितना होता है 1 महीने में? 26 डेज होता है। कितना होता है? 26। ठीक है। इसीलिए अगर कोई बंदा एक दिन आता है, तो जैसे मान लो किसी की सैलरी 26,000 रुपए है या 52,000 है, तो एक्चुअल में उसकी पर डे का कॉस्टिंग कितना रहा है? 2,000। ये 4 दिन वो नहीं आएगा, वो कितने दिन आएगा? 26। इसीलिए अगर कोई अपसेंट भी करता है तो सैलरी कितनी काटनी चाहिए? 1/26 काटनी चाहिए। कितनी काटनी चाहिए? जैसे मेरे यहाँ कितना कटता है? 126। तो हमारे लोग, कई लोग बोलते हैं अरे सर आप तो महीने में 30 दिन होता है, 130 के हिसाब से आपको काटना चाहिए। तब मुझे समझाना पड़ता है कि आप आते कितने दिन, तो एक्चुअल कॉस्ट कितना पड़ रहा है मेरे। हाँ ठीक है। तो 26 डेज कितने होते हैं महीने में? 26 डेज। इफ द बेसिक सैलरी इज 6,500 पर मंथ एंड द एम्प्लॉय अटेंडेंस इज 24 डेज, तो इसकी सैलरी कितनी हो जाएगी सर? 6,500 अपॉन 26 इंटू 24, दैट इज द 6,000। आ रही बात समझ में? तो 6,000 सैलरी इस तरीके से कैलकुलेट होगा। सैलरी किस बेसिस पर कैलकुलेट होगा? 26 वर्किंग डेज के बेसिस पे। सेकेंड नंबर, हाँ 20, ये बोल रहा है कि अगर मान लो अगर वो 24 दिन अटेंड करता है, आता कितने दिन है? 24 दिन, तो सैलरी कैसे कैलकुलेट होगी? 6,500 डिवाइडेड बाई 30 नहीं, डिवाइडेड बाई 26 इंटू 24। राइट, ओके। फिर आता है सेकेंड सर, ओवर टाइम ओनली फॉर वर्कर। सर ओवर टाइम किसको दिया जा रहा है? वर्कर को दिया जाता है। स्टाफ को कोई ओवर टी नहीं होता। अगर 1 घंटा काम जरूरत पड़ेगा तो 1 घंटा करना पड़ेगा, लेकिन अगर लेबर क्लास को 1 घंटे ज्यादा करा दोगे तो उनको एक्स्ट्रा पैसा दोगे तभी वो काम करते, तो इस काम नहीं करते। तो वो लिखा है ओटी, मतलब अच्छा ओटी मतलब ऑपरेशन थिएटर मत समझना। ओटी मतलब ओवर टाइम ओनली फॉर वर्कर को केवल मिलेगा, स्टाफ को नहीं मिलेगा। कैलकुलेटेड ऑन द बेस्ड ऑन आवर्स, जितना घंटे उसने एक्स्ट्रा काम किया है उस पे मिलेगा। कितना रेट क्या है सर? 20 रुपीज पर आवर। एंड द वर्कर हैज वर्क 20 आवर्स एज ओवर टाइम, हिज ओवर टाइम अमाउंट विल बी 20 इंटू 20, दैट इज द 400। मेरी बात मानो तो पिकनिक बाद में देखेंगे। एक दिन हमार कलेवा चलते हैं, गढ़ कलेवा, गरम गरम, मैं कल गया था। गरम गरम पकौड़ी, उसमें डिफरेंट डिफरेंट आइटम्स रहते हैं। लेकिन मुझे तो पता ही नहीं चला, मैं तो बस ढक्कन खोला, ये क्या मतलब, ढक्कन खुलवाया, वहाँ देखना स्टॉल लगे रहते हैं। मैडम खोलो क्या क्या है, तो ये पकौड़ी है, तो ठिकेरी है, पिकेरी है, अपने को समझ में आता नहीं है सब होता क्या है। मैं 5-6 आइटम ही समझ पाया, जैसे मूंग बड़ा समझ पाया, उड़द बड़ा, साबूदाना पकौड़ी, आलू बंडा, ये 4-5। हाँ हाँ, चीला भी जानता हूँ मैं, चीला भी समझ।
फिर फारा भी में हम लोग क्या बनता है, लेकिन उसके अलावा एक और आइटम था जो फारा को उसने तल के दिया था, उसका नाम चीखा, क्या बोला उसने, कुछ और ऐसे चीखा, माढ़ी चीखा, माढ़ी पिखा है पाख, ऐसे कुछ, ऐसे कई आइटम्स, पीढ़ा माड़ी पीढ़ा, ऐसा कुछ बताए, कई आइटम्स। हाँ बड़ा अच्छा चटनी का स्वाद आता है, मतलब अपना गरम गरम लीजिए। हाँ फारा कोई मतलब चावल का ही रहता है, उसको स्टीम देके उसको खमीर उठा के फिर उसको हल्का सा इस तरीके से कही, मीठा पाखी ऐसा कुछ। अच्छा जगह है, मतलब अच्छा लगता है वहाँ पे, एक तो अच्छा ओपन, ओपन स्पेस है सबसे अच्छी चीज, नेचर है बढ़िया, ओपन स्पेस है, छाँव पाँव नहीं है, आराम से लिए तो अच्छा फील आएगा आपको वहाँ पे। हाँ वेरी गुड। डियरनेस अलाउंसेस, आइए इधर आइए टॉपिक पे, डियरनेस अलाउंसेस। सर डियरनेस अलाउंसेस का मतलब क्या होता है, मतलब आप लोग लिखते जाना। सर ये डियरनेस मतलब डियर से नहीं बना है, यस महंगाई भत्ता, इसे क्या बोलते हैं, लिख लो आप लोग हिंदी में, महंगाई भत्ता। क्योंकि सर हर साल महंगाई क्या होता जाता है, बढ़ता चला जाता है, महंगाई क्या होता जाता है, बढ़ता चला जाता है, तो भत्ता भी क्या होगा सर, उसके लिए कंपनी क्या देती है, अलाउंसेस देती है उसके भरपाई के लिए, जिसको बोलते हैं डियरनेस अलाउंसेस। ठीक है, तो कितना देती है, अगर बोलता है इफ द बेसिक सैलरी इज लेस देन 5,000, अगर सैलरी 5,000 से कम है, देन द डीए इज 20% ऑफ बेसिक सैलरी, कितना मिलेगा डीएनएस, 20% ऑफ बेसिक सैलरी। एल्स इफ इट इज इक्वल और ग्रेटर देन द 5,000, अगर 5,000 या 5,000 से ज्यादा है तो कितना मिलेगा, 10%। राइट, ओके। फिर नेक्स्ट और क्या मिल रहा है इनको, पहला हमने देखा बेसिक सैलरी, दूसरा क्या था, ओटी, तीसरा डीएनएस अलाउंसेस, इसको डीए बोलते हैं, फिर हाउस रेंट अलाउंसेस, इसको एचआरए बोलते हैं, ये सब इनकम टैक्स में पढ़ोगे। एचआरए क्या मतलब होता है सर, हाउस रेंट अलाउंसेस, कंपनी बोलती है आपका अगर किराए के घर पे रहते हो, किराया पे करते हो, तो उसका कंपनसेशन मैं दे दूंगा। देखो एक होता है अलाउंसेस, से होता है परक्यूजिट, दोनों में अंतर है। परक्यूजिट को शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, पर्क, पर्क चॉकलेट खाते हो ना, दैट इज द परक्यूजिट से बना हुआ है पर्क वर्ड। तो पर्क मतलब यस सर फैसिलिटीज देती है, दैट इज कॉल्ड, अगर वो रहने के लिए घर दे रही है दैट इज बोलेंगे कि ये आपको हाउसिंग परक्यूजिट्स मिल रही है, बात करने के लिए फोन दे रही है, टेलीफोन परक्यूजिट्स है। और एक होता है अलाउंसेस, बोलती है कंपनी की आप अपने पास से एफर्ट करो, मैं एक फिक्स अमाउंट आपको दे दूंगा। अगर आप किराए घर पे रहे तो हम आपको एचआरए दे देंगे, क्या दे देंगे, एचआरए। ठीक है, इसको हिमेश रेशमिया अलाउंसेस बोल सकते हो, कैलकुलेटेड एज 30% ऑफ बेसिक सैलरी प्लस डीएनएस। बेसिक सैलरी और डीएनएस अलाउंसेस का कितना परसेंट, ठीक, क्लियर है। फिर क्या मिल रहा है, टीए क्या बोल रहे हैं, इसको ट्रैवलिंग अलाउंसेस भी बोलते हैं और ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस बोलते हैं। तो फिक्स्ड अमाउंट मिल रहा है फॉर इंडिविजुअल एम्प्लॉय, मतलब आपके सैलरी से मतलब नहीं है, एक फिक्स अमाउंट सबको मिल जाएगा। और फिर क्या मिल रहा है सर, इंसेंटिव, इंसेंटिव किसको मिल रहा है, तो वर्कर को मोटिवेशन की जरूरत होती है, अगर मोटिवेशन नहीं रहेगा तो काम नहीं करेंगे। वेरिएबल नॉट फिक्स्ड अमाउंट पेड एज अ इंसेंटिव बोनस अवार्ड, होता है ना कि भाई आप अगर इतना अगर प्रोडक्शन कर देंगे तो हम आपको इतना इंसेंटिव देंगे, इतना प्रोडक्शन कर देंगे तो इतना इंसेंटिव देंगे। ठीक है, फिर आता है सेकेंड नंबर, डिडक्शन। डिडक्शन में मतलब क्या, पहला हेडिंग क्या था, अर्निंग फॉर एम्प्लॉय, क्या था, ध्यान दिए कि नहीं आप लोग, क्या है पहला हेडिंग, मतलब अर्निंग, एम्प्लॉय की इतनी अर्निंग रहेगी उसके सैलरी से, डिडक्शन मतलब क्या होता है, कटौती, कटौती होता है, डिडक्शन मतलब इतने पैसे काट लिए जाएंगे। सर क्या क्या काट लिए जाएंगे, पहला क्या है,
प्रोविडेंट फंड। सर इसका मतलब, प्रोविडेंट फंड का मतलब क्या होता है? पीएफ जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? पीएफ। सर ये क्या होता है? पेंशन मिलता है, और क्या मिलता है? सर पेंशन में मिलता है पीएफ का अमाउंट भी लमसम। आप देखो कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय या जहाँ पे पीएफ का सिस्टम है, कोई प्राइवेट में भी पीएफ का सिस्टम रहता है, तो जब रिटायरमेंट होता है कोई एम्प्लॉय तो घर बनवा लेता है, कोई बड़ा घर या कुछ ऐसा, तो लोग पूछते हैं भैया इतना पैसा कहाँ से पाए? बोले नहीं नहीं हमारे पीएफ का पैसा है या रिटायरमेंट का पैसा मिला। क्या मिलते हैं? रिटायरमेंट। तो सर थोड़ा 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 उस टाइम से कटता थोड़ा है, लेकिन बूंद बूंद से क्या बन जाता है सर? आप लोग को म्यूचुअल फंड का, एसआईपी का वो पावर बताया था ना आप लोग को एक बार, नहीं दिखाया था? अगर आप पाँच, आप ही हम लोग को लगता है कि यार हम 15,000 कमाएंगे, 5,000 सेविंग करेंगे, तो कितना ही सेविंग हो पाएगा? इस क्या सोचेंगे 20 साल में, अगर हम 20 साल तक सेविंग करते हैं तो 5,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से 60,000 रुपये एक साल का हुआ, तो 20 साल का कितना हो जाएगा? तो 12 लाख रुपए हो जाएगा। यही सोचेंगे ना, 12 लाख। लेकिन जब उसको एक्चुअल कैलकुलेट करोगे तो नहीं, पूरा वो कंपाउंडिंग होता है। वो क्या होता है? कंपाउंडिंग। 5,000-5,000 रुपये अगर आप 20 साल करते हैं तो 12 लाख नहीं होता है, वो 70-80 लाख रुपए हो जाए। नहीं तो हम बोलते हैं कि हमारे यहाँ जो एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत गड़बड़ है। हमारे यहाँ जो एजुकेशन सिस्टम है वो क्या है? पूरा पूरा खराब सिस्टम। जो ब्रिटिशर्स ने बना के गया है वो ऐसा सिस्टम बना, क्या बोलते हैं उसको, कौन सा मेथड है ये हमारे यहाँ सिस्टम का? लुइस, ध्यान नहीं आ रहा। ये ब्रिटिशर्स का बना, जो हम लोग सिस्टम पढ़ रहे हैं, कौन सा सिस्टम पढ़ रहे हैं? ब्रिटिशर्स का बनाया हुआ सिस्टम। मतलब वो उसने बनाया ही इसलिए है कि ये भारतवासी क्या रहे? गुलाम रहे। लेकिन फिर भी देखो हमारे देश का दुर्भाग्य, कितने साल हो गए हम लोग को स्वतंत्र हुए, लेकिन अभी भी हम सिस्टम किसका पढ़ रहे हैं? उनका बनाया हुआ सिस्टम। अगर सिस्टम अच्छे से मेंटेन किया जाए, बच्चा जैसे 10-12 पास आउट हो, वो जॉब करते हुए पढ़ाई करे, तो भले ही वो आईएएस पीसीएस बने चाहे ना बने, वो 10-15 साल में एक हाईली एक्सपीरियंस बंदा बनेगा। और 10-15-20 साल में सर इतना लमसम अमाउंट हो जाएगा उसके पास कि वो आईएएस पीसीएस बनने के बाद भी उतना पैसा नहीं जुटा पाएगा। अगर वो छोटी नौकरी भी पाता है, हालांकि वो छोटी नौकरी नहीं सर, अगर वो, ऐसा नहीं कि पढ़ाई छोड़ के काम करो, अगर पढ़ते हुए भी अगर वर्क करता है तो सर वो 20 साल में एक बहुत बड़ा अमाउंट भी जमा कर ले जाएगा 20 साल में। और उसके पास एक्सपीरियंस कितने साल का रहेगा सर? 20 साल का। तो जब भी रहेगा, जैसे जो लोग 15-20 साल बाद कैरियर स्टार्ट करते हैं, 10 साल 15 साल, उससे जब भी रहेगा वो क्या रहेगा? हायर पोजीशन। अब दिक्कत क्या होता है कि जो 10-15 साल बाद जो नौकरी जिसको मिल गया, या जो एग्जाम दे रहा था क्रैक कर गया, वो तो मान लो ठीक है सर्वाइव करके पहुंच जाता है। लेकिन ऐसा सबके साथ होता है क्या? 90%, 95% लोग सर, तो लास्ट में बेचारे 10 साल पढ़ाई करते हैं, पूरा कमरा बंद करके आप पढ़ाई के नाम पे सर लगे हैं, जॉब नहीं करते। और 10-15 साल में सर मान लो जो 10% बन गया, कोई बैंक मैनेजर बन गया, कोई कोई अधिकारी बन गया, कुछ भी गवर्नमेंट जॉब, वो तो मान लो फिर भी ठीक पोजीशन में चला जाए। लेकिन व्हाट अबाउट द 95% पीपल? वो तो फंस गए ना सर, ना इस पार हो पाए ना उस पार। वो जब कमाने जाएंगे तो जितना वो कमाएंगे नहीं, उससे ज्यादा क्या रहेगा उसके ऊपर? लाइबिलिटी रहेगी आफ्टर मैरिज। या मैरिज नहीं होगा तो जॉब करते ही 1-2 साल मैरिज लग जाएगा, एज हो ही जाएगा सर पढ़ते पढ़ते। तो जितना कमाएगा उससे ज्यादा वो क्या रहेगा? ईएमआई में बंधा रहेगा। तो सेविंग का जो पावर है वो कभी यूज कर पाया क्या? नहीं कर पाया। एक्सपीरियंस सर ले पाया क्या? नहीं ले पाएगा सर। एक्सपीरियंस डजंट मीन्स कि बस हम जॉब कर रहे हैं, कि एक्सपीरियंस मतलब होता है कि जो जो रिक्वायरमेंट हमें जरूरत पड़ रही है जॉब में, प्रैक्टिकल काम करते समय, उसको हम स्किल्ड भी क्या कर रहे हैं? एब्जॉर्ब कर रहे हैं, ट्रेनिंग ले रहे हैं। लेकिन उस टाइम ले पाते हैं क्या ट्रेनिंग सर? नहीं सर। जॉब छोड़ के ट्रेनिंग लेंगे आप? या जॉब वाला आपको छोड़ेगा जॉब के 3 घंटे 4 घंटे ट्रेनिंग लो? आंसर इज सारी बात समझ लो।
इसलिए मतलब आप लोग को मैं सजेस्ट करता हूँ, इतना जॉब हमारे यहाँ निकलता है। अभी निहारिका मैडम भी बोले सर आप दिन भर जब देखो बोलोगे जॉब निकालिए जॉब निकालिए, कोई तो फोन ही नहीं करता है, इक्का दुक्का फोन आता है। कोई एक दो बच्चे का आता है कि सर हमको एड्रेस दीजिए हमें जॉब करना। हाँ दुर्भाग्य से। ऐसे नहीं है हमारा छत्तीसगढ़ नीचे से तीसरा रास्ता, तो माइंड में भी क्या फिट कर दिया गया। अब मैं बच्चों से पूछता भी हूँ, नहीं सर घर वाले बोल रहे हैं अभी पहले पढ़ाई पे ध्यान दो। कितनी बड़ी विडम्बना है। 12th जब आप पास करते हैं आपकी एज कितनी रहती है बताओ? 18 ईयर्स। 18। आपके हाथ में सर 10 साल है, एटलीस्ट 10 ईयर्स है। 10 ईयर्स किसका, नॉर्मली लोग जॉब कितने साल में स्टार्ट करता है सर? तो 25 साल 30 साल। 25 नहीं, 25 के पहले कहाँ सेटलमेंट हो। गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं तो वो 27 28 साल हो जाता है। कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं लोग। अगर आप इसी को 12th के बाद से आप अगर करो, इतना लमसम अमाउंट हो जाएगा, पैसा तो छोड़ दो, पैसा तो बल्क में हो ही जाएगा सर आपके पास। और दूसरा क्या हो जाएगा आपके पास सर, एक्सपीरियंस कितना ऐड ऑन हो जाएगा, स्किल्ड कितनी डेवलप्ड हो जाएगी अगर आप सही ट्रैक में हैं तो। बहुत बच्चों के देखते हैं सर, थोड़ा सा पैसे आया समय से पहले आए बिगड़ भी जाते हैं सर। तो वहां पे गार्जियन इसी सोच के डरते हैं कि बच्चे के पास समय से पहले पैसा जाएगा तो पैसे बच्चा डिट्रैक्ट ना हो जाए। लेकिन ये स्टूडेंट की जिम्मेदारी है कि वो अपने गार्जियन को कॉन्फिडेंस में ले कि नहीं, आपको अगर लग रहा है तो आप ये सारे पैसे को आप रख लीजिए हमारे नाम से जो है आप ही इन्वेस्ट कर, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये कर लेंगे तब जॉब करेंगे, वो कर लेंगे तब जॉब करेंगे, वो कर लेंगे तब जॉब करेंगे। सर हम कवर कर, एक तो जॉब करने का सबसे बड़ी क्या रहता है सर, कि हम खुद डरते हैं जॉब करेंगे कैसा होगा, ऊपर से घर वाले भी कवरेज दे देते हैं कि नहीं बेटा। अभी हमारे गार्जियन आए थे, उनके बोले हमारे बच्चे का एडमिशन कराना है, तो मैं बोला ठीक है आप जो है सुबह का न्यू बैच चालू है उसमें आप ले, नहीं बोले नहीं सर मैं सर हम जो है उस टाइम खाली नहीं रहते हैं। तो आपके खाली रहने से बच्चे की ट्रेनिंग में क्या दिक्कत, नहीं हम उसको स्कूटी नहीं देते हैं, हमें डर लगता है। बताओ, एकदम कवर करके रखे हैं उसको। तो दिक्कत है कि नहीं है, बच्चा आज नहीं तो कल तो सर। और जिसको ऊपर वाले ने चाह लिया कि हाँ इसका टिकट कट गया है, उसको रख लो कमरे के अंदर, टिकट कट जाएगा नहीं। और जिसको ऊपर ने बचाने के लिए अगर ठेका ले रखा है ऊपर वाले ने, वो लाख घूमते रहो सर। ट्रक के नीचे से लोग बच जाते हैं, बचने वाले बच जाते हैं, नहीं बच जाते हैं। तो ठीक है आप प्रोटेक्शन करो, अब ऐसा नहीं कि अब खुदा टिकट काटा होगा तो हम बीच सड़क से चलेंगे एकदम जो होगा देखा जाए। ऐसा भी नहीं करना है, प्रोटेक्शन लेके चलना है, लेकिन हाईली प्रोटेक्टेड नहीं होना चाहिए। किसी चीज का हाईली प्रोटेक्शन आप करोगे तो करोगे। हाँ तो समझो आप लोग, मैं तो बड़ा ही कि हम लोग ने भी वही गलती किया, हमारे गार्जियन ने भी वही गलती किया है, हम लोगों ने भी वो गलती किया, हम लोग कमाना बहुत लेट से चालू किए हैं, बहुत लेट से। अगर उस चीज को अगर हम लोग 10 साल पहले से चालू किए थे तो आज लाइफ दूसरी मोड़ पे एंगल पे होता। और वो सब, अरे ले पता। गुड। अरे इतना भी नहीं हो जाता लेकिन 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 कहने का मतलब कि सर एक और वेल सेटल्ड होता लाइफ सर, वेल सेटल्ड लाइफ होती है आपकी। और आपको जो स्ट्रेस में एक स्टूडेंट जीता है वो स्ट्रेस में आदमी नहीं जिएगा। जो स्ट्रेस में जीता नहीं है, कैरियर क्या है, बच्चे लोग क्या करते हैं सर, तो तैयारी करते रहते हैं, स्ट्रेस रहता है, स्ट्रेस स्ट्रेस स्ट्रेस, घर वाले से हर महीने पैसा मांगना, पैसा मांगना, पैसे मांगने का जो स्ट्रेस रहता है, एक टाइम में फिर क्या हो जाता है सर, बच्चा हैंड्सअप पे लेता है कि हम नहीं पढ़ेंगे, हमें जॉब करना है। ना वो इधर का हुआ ना उधर का हुआ। लेकिन अगर वो खुद अपना जिम्मेदारी पैसे का ले ले तो उसे फाइनेंशियल स्ट्रेस नहीं होगा, वो रिलैक्स माइंड से पढ़े।
देखो जिसको बिगड़ना है आज के मॉडर्न युग में बिगड़ने के भी बहुत रास्ते हैं और बनने के भी बहुत रास्ते हैं। तो आप बनना बिगड़ने पे वो नहीं कर सकते सर। जो बच्चे को बनना है वो बनेगा ही बनेगा, और जिसको बिगड़ना है वो क्या होगा सर, सर बिगड़ेगा। उसको आप कमरे के अंदर बंद करेंगे तो पूरी दुनिया इसमें है सर। पूरी दुनिया किसमें है? सोशल मीडिया में। हाँ, 10 मिनट में फ्री हो जाऊंगा, अदरवाइज 7 o'clock पे एकदम हो जाता हूँ। हम पैसे के लिए नहीं जॉब कर रहे हैं, हमें नॉलेज लेना है। हम जिस एनवायरनमेंट में जब आप रहोगे ना, अभी आपकी मिट्टी क्या है, पूरी कच्ची है, नहीं समझ रहे बात को। अगर आप लोग को ऐसी जगह रख दिया जाए जहाँ पे केवल आईएएस पीसीएस की गाड़ी खड़ी होती है, तो आप सपना किसका देखने लगोगे? आईएएस पीसीएस की तैयारी करने लगोगे तो बन भी जाओगे सर, नहीं समझ रहे बात को। जॉब करना जरूरी है। हाँ ठीक है, तो मैं पहले की उम्र से करना चालू कर हाँ दिया हाँ हाँ, लेकिन सर मेरे को ना पैसे इतना ठीक है ना, पूरी जाना चाहिए। तो वही बोल रहे हैं ना कि वो चीज गार्जियन को भी देखना पड़ेगा। देखो जैसे गार्जियन को ये मना नहीं करना चाहिए कि जॉब करो। गार्जियन क्या देखना चाहिए कि आप जो पैसे कमा के आ रहे हो, उस पैसे को उनको अपने कस्टडी में रखना चाहिए, आपके करियर के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए, फिनेंशियल एजुकेशन आपको देना चाहिए, इन सब सारी चीजों को देना चाहिए। ये पैसे अपने ही है तो मैं कब ले लेने मतलब उस टाइम सर जॉब मैं बोल तो रहा हूँ, मैं वही तो बोल रहा हूँ कि गार्जियन का मानना गलत नहीं कि बच्चे बिगड़ जाएंगे, तो इसलिए बच्चों को फिनेंशियल एजुकेशन दो। बच्चों को जॉब करने के लिए मत रोको, बच्चों के लिए क्या दो? फिनेंशियल एजुकेशन। 5 से 12 के आसपास जो भी है हाँ, तो उसमें एजुकेशन का ज़्यादा होना चाहिए। नहीं एजुकेशन नहीं छोड़ना है, नहीं समझे बात को। एजुकेशन तो छोड़ना ही नहीं है, एजुकेशन तो हमें लाइफ लॉन्ग करना है, लेकिन हमें जॉब के साथ। सर मैं जॉब छोड़ के क्लास कर रहा हूँ, तो मैंने 2-3 जगह भी बात किया कि सर मेरे को 1 घंटा चाहिए या फिर जो भी चाहिए। जैसे हाँ हाँ हाँ, 2 मिनट बस, हाँ हाँ बैठिए। पहली मैं इसलिए कर रहा हूँ सर क्योंकि इसमें टाइम काफी बचता है। मतलब मान के चलो 6 बजे एक आदमी फ्री हो जाता है, उसके बाद नहीं नहीं, तो तुम 8:30 भी वाला तो क्लास अटेंड कर सकते हो। देखो हमें जैसे 8:30 से 9:30 की है, अब बोलो सर हम सुबह नहीं उठ पाते, ये सब चीजें फिर छोड़ना। सुबह में बिजी रहा सर तो जैसा सुबह, जैसे बहुत अगर जॉब आपको 9 से 6 मिल रही तो 6 बजे लोग जॉब ज्वाइन कर लो। और फिर सुबह 9 बजे 9:30 समथिंग नहीं नहीं, ऐसा ऐसा अच्छा नहीं है कि हमको 9 से 9 ही मिलेगा। बहुत से ऐसे जॉब हैं, जैसे हमारे यहाँ सोनाली मैडम आते हैं सुबह, कितने से कितने बजे बैठते हैं, तो आप खोजोगे तो ऐसा नहीं कि आपके अकॉर्डिंग नहीं मिलेगा। तो निहारिका मैडम आते हैं कितने बजे आते हैं? निहारिका मैडम 11:30-12 बजे आते हैं, शाम को 8 बजे तक रहते हैं। लेकिन अभी ट्रेंड में क्या चल रहा है कि ना जॉब के लिए जॉब तो वो बोलते हैं हमको एक्सपीरियंस चाहिए। ठीक है, फ्रेशर नहीं रहता और फ्रेशर और कहीं एक्सपीरियंस है तो देखो क्या है, रास्ता बनाने से रास्ता बनता है, रास्ता बनाने से। और ऐसा नहीं कि सबको फ्रेश वही चाहिए, ऐसा नहीं कि सबको एक्सपीरियंस होल्डर चाहिए, ऐसा नहीं है। बहुत सारी जगह ये नहीं नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि मैं इतना वैकेंसी निकालता हूँ, कितनी जगह फ्रेशर चाहिए होता है? क्या मेरे सारी जॉब में एक्सपीरियंस ही रहता है? फ्रेशर रहता है, ऐसा नहीं है भाई। एक्सपीरियंस का सब कोई बर्डन नहीं उठा पाएगा पैसे का, समझ पा रहे हो? सब कोई बर्डन नहीं उठा पाएगा। एक्सपीरियंस को बोलने से एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, पैसा भी तो लेना पड़ता है ना सामने वाले को, एक्सपीरियंस वाले को। तो वो लोग फ्रेशर सर्च करते हैं कि हाँ आए, थोड़ा बहुत हम जैसा समझाए वैसा काम कर ले वो, तो वहां से तुम 1 साल एक्सपीरियंस उठा लो, उसके बाद एक्सपीरियंस में स्विच हो जाओ, वैसा है। तो करना पड़ेगा, रास्ता खोजेंगे तो रास्ता मिलेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, ये सब जगह पता चलेगा, सब सब चीज। चलो कल से लग जाओ, मेरे टैली पढ़ाना चालू करो कल से।
हाँ प्राइवेट सेक्टर में भी होता है, पीएफ कटता है। पीएफ का एक रूल्स है कि अगर नंबर्स ऑफ एम्प्लॉय इतने से ज्यादा है तो पीएफ कटेगा। हाँ। और वो मिलेगा फिर पीएफ। पीएफ मिलेगा। हाँ। प्राइवेट में तो वो नहीं, मतलब पेंशन, पेंशन वगैरह नहीं पेंशन में मिलेगा, पेंशन पीएफ का भी पार्ट है। हाँ दोनों सेम है, पेंशन पीएफ और पेंशन बताऊंगा अभी क्या होता है। पेंशन जो है आपको रिटायरमेंट के बाद मिलता है, और पीएफ का जो पैसा होता है वो क्या होता है आपका लमसम मिलेगा, और पेंशन भी मिलेगा, ऐसा नहीं। ठीक है, प्रोविडेंट फंड हो गया सर। प्रोफेशनल टैक्स पहला क्या कटेगा आपकी सैलरी से, पीएफ। पीएफ अभी मैं आपको बताऊंगा, ये एक भविष्य निधि बोलते हैं। तो जितना पैसा इंप्लॉय कटेगा उतना पैसा इंप्लॉयर का रहेगा, दोनों को कट के जमा होता है सर। तो आपके भी सैलरी से कटेगा और साथ साथ इंप्लॉयर भी कंट्रीब्यूट करेगा। फिर आता है प्रोफेशनल टैक्स। प्रोफेशनल टैक्स क्या होगा, ये भी सर काटा जाएगा सैलरी से। ठीक है, फिर एम्प्लॉयर्स स्टैट्यूटरी कंट्रीब्यूशन, ये डिडक्शन हो गया। दूसरा नंबर क्या हो गया सर, डिडक्शन। डिडक्शन में पीएफ कटेगा और प्रोफेशनल टैक्स। इफ यू अगर आपने इफ यू होल्ड एनी प्रोफेशनल डिग्री तो आपसे प्रोफेशनल टैक्स भी कटेगा। फिर एम्प्लॉयर्स स्टैट्यूटरी कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करेगा। क्या कंट्रीब्यूट करेगा एम्प्लॉयर, पीएफ के लिए भी कंट्रीब्यूट करेगा और ईपीएस के लिए। सर कितना पीएफ के लिए करता है देखो समझो सर, ये क्या है, एक पीएफ का फंड बनता है जिसमें एक होते हैं एम्प्लॉई और एक होता है एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर कितना परसेंट देता है सर, 12%। कितना, 12%। और एम्प्लॉयर भी एम्प्लॉय भी 12 देता है, एम्प्लॉयर भी 12 देता है। टोटल कितना होता है सर, 24। लेकिन जो एम्प्लॉयर देता है ना 12%, इसके दो पार्ट हो जाते हैं। कितने पार्ट हो जाते हैं सर, दो पार्ट। सर क्या क्या हो जाते हैं इसके, 8.33 पेंशन में चला जाता है और 3.67 पीएफ में। तो पीएफ में चला जाएगा 3.67 और 8.33 पेंशन में चला जाएगा। तो ऐसा नहीं पीएफ कटेगा तो पेंशन नहीं मिलेगा। तो पीएफ में कितना एग्जैक्ट हो गया सर, 12% एम्प्लॉय का और 3.67 एम्प्लॉयर का। 15.67% क्या हो जाता है, पीएफ का एक फंड बनता है। और ईपीएस का कितना बन जाता है सर, 8.33। ये लमसम मिलेगा और ये आफ्टर रिटायरमेंट के बाद। सारी बात समझ में, आफ्टर रिटायरमेंट मतलब एवरी मंथ मिलेगा, ये भी रिटायरमेंट बाद मिलेगा लेकिन ये लमसम मिलेगा। ऐसा नहीं बेटा, प्राइवेट में मिलता है। 2 मिनट में आ रहा हूँ, और उधर को फैन चला दो, सर को पानी दो, मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ। क्लियर है। तो क्या होगा सर, ये डिडक्शंस, कंट्रीब्यूशंस एम्प्लॉय का, और ये पीएफ एंड एम्प्लॉयर का। क्लियर है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं डिडक्शन। अब कल से हम लोग थोड़ा सा सीखेंगे टैली में कैसे पेरोल्स का सेटअप वगैरह करते हैं। आज हमने सारे टर्म्स को समझा, क्या होता है डीए, क्या होता है टीए, क्या होता है एचआरए, क्या होता है एम्प्लॉय का पीएफ, ईपीएस, एम्प्लॉयर कैसे कंट्रीब्यूट करता है, ये सारी चीजें हम लोग सीखा। कल सीखेंगे सर कि टैली में पेरोल को कैसे सेटअप करना, ठीक है।